Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals of chapter number 1 electrostatic. बच्चों हम आज यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके चलो तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस प्लेस्ड एट एनी टू diametrically point of a circle having diameter small d, then electric force on plus q charge placed at the center of circle is blank. We have four options: 8 times kq square by d square, option number b 2 times kq square by d square, option number c 4 times kq square by d square and option number d 0. चलो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं. देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस प्लेस्ड एट एनी टू डायमेट्रिकली पॉइंट ऑन अ सर्कल. मान लो ये कोई सर्कल है तो ये और ये दो पॉइंट्स सर्कल के डायमेट्रिकली पॉइंट हो गए. मान लो फर्स्ट पे हमने चार्ज रखा है Q1 इज इक्वल टू प्लस क्यू एंड सेकेंड पे हमने चार्ज रखा है Q2 इज इक्वल टू माइनस क्यू. अब देखो इस सर्कल का डायमीटर हमें गिवन है स्मॉल डी. सो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज भी कितना ही होगा, स्मॉल डी ही होगा. दैट मीन्स दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को डी जितने डिस्टेंस पे क्या किया है, सेपरेट किया है. चलो अब देखो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे सर्कल के सेंटर पे, और वी कैन से द लाइन जॉइनिंग द चार्ज Q1 एंड Q2 की जो मिड पॉइंट है उस पे या तो हम कह सकते हैं ये जो सर्कल है उसके सेंटर पे हमने एक नया चार्ज रख दिया Q3 इज इक्वल टू प्लस क्यू चार्ज. तो इस प्लस क्यू चार्ज पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ड्यू टू बोथ चार्ज Q1 एंड Q2, वो हमें फाइंड करना है. चलो सबसे पहले तो ये बात देखो, Q1 चार्ज Q3 चार्ज से कितना दूर है, तो हम कह सकते हैं d/2 जितना दूर है. देखो आप यहाँ से डायमेट्रिकली पॉइंट के मिड पॉइंट पे रख दिया ना हमने, दैट मीन्स हम ये डिस्टेंस भी d/2, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी d/2 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे Q1 वाला चार्ज Q3 चार्ज पे किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं. तो देखो Q1 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है. सो Q1 वाला Q3 को क्या करेगा, रिपेल करेगा. सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं द फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज. किस डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन में. देखो सेकंड चार्ज Q2 Q3 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो बोथ आर अपोजिट. सो ये वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, टूवर्ड्स Q2 वो अट्रैक्ट करेगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय सेकंड चार्ज. अब हम दोनों को ध्यान से देखते हैं तो दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स Q2. सो जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ऑन थर्ड चार्ज वो भी कहाँ पे लगेगा, टूवर्ड्स Q2 चार्ज. चलो दोनों को हम 1 by 1 कैलकुलेट करते हैं. सो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू K फर्स्ट चार्ज है Q, थर्ड चार्ज है Q. सो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d/2 है, पूरे का स्क्वायर. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू. बच्चों यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे मॉड्यूलस लेंगे. डायरेक्शन तो हमें पता ही है टुवर्ड्स Q2 चार्ज, वो सबसे पहले हमने यहाँ पे देख ली. सो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर होके न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट 2 2 4 KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई d स्क्वायर. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. चलो वैसे
सेकंड चार्ज कितना फोर्स लगाता है वो भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर। देखो आप यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी माइनस क्यू। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे क्या होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर होगा। क्या होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर होगा, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन थर्ड चार्ज एंड सेकंड चार्ज। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आएगी ना, वो क्या इंडिकेट करेगी, वो इंडिकेट करेगी दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओके, फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव का मीनिंग क्या है, दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है बच्चों, अट्रैक्टिव टाइप का है। सो के क्यू स्क्वायर अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, सो के क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई सेम डिस्टेंस है d/2 जितना, सो यहां से हम लिख सकते हैं d/2 होल स्क्वायर। सो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय सेकंड चार्ज इज इक्वल टू 2 2 जा 4, न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों फोर्स होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो जब एक चार्ज पे मोर देन वन चार्जेस अपनी कोई इफेक्ट लगा रहे हैं एंड हमें कोई गिवन चार्ज पे टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्ज the resultant force on any of charge is a vector sum of the all charge, vector sum of the forces by all the charges, the vector sum of the individual forces on by all the charges on given charge। सो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज प्लस फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय सेकंड चार्ज। सो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज इक्वल टू, देखो आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, फिर से 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सो 8 टाइम्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ओके, सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत स्पेस है यहाँ पे बच्चों। ओके चलो, इसमें थोड़ी स्पेस कम पड़ेगी तो यहाँ पे लिख लेंगे। चलो एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम एंड चार्ज 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। चलो मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। उस हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने क्या किया, हमने 2 चार्जेस रखे हैं। मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, Q1 चार्ज यहाँ पे है, Q2 चार्ज यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल है। ओके चल, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों को कितने डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, बोथ आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस R है 10 सेंटीमीटर जितना, कितना है 10 सेंटीमीटर जितना। अब देखो बच्चों, दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है, सो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली ये वाला भी सेकंड चार्ज फर्स्ट को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों के चार्ज हमें गिवन है 10⁻⁻7, दोनों के मास भी गिवन है। If both particles remains in equilibrium condition, बच्चों दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, सो दोनों एक दूसरे से अवे जाने चाहिए, बट यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है, इफ बोथ पार्टिकल्स रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स दोनों कैसे हैं, स्टेबल ही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड टेबल इज ब्लैंक। बच्चों हमें अगर ये दोनों चार्जेस टेबल के हॉरिजॉन्टल प्लेन में
स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं तो उस पार्टिकल्स पे एंड ये जो टेबल है उन दोनों के बीच में कितना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुना। अगर बच्चों दोनों ऐसे जाना चाहते हैं तो दोनों पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उसकी मोशन को अपोज करने, जो डायरेक्शन ऐसी होगी जो उसकी मोशन को अपोज करेगी उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दे ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर, बट ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को इक्विलिब्रियम में रख रहा है। सो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स इतना होना चाहिए, या तो दोनों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होना चाहिए। चलो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों देखो दोनों अपोजिट में लग रहे हैं वो तो हमें पता है, बट सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जितने मैग्नीट्यूड का दो टेबल एंड पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा तो हम इजीली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स होगा K, दोनों का चार्ज है सेम चार्ज है, सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, सो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हम फाइंड करते हैं μs इंटू एन। कैसे फाइंड करते हैं, μs इंटू एन, आपने चैप्टर नंबर 4, सॉरी इट्स माय मिस्टेक बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था, लॉज ऑफ मोशन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात की थी। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू μs इंटू एन व्हेन n इज नॉर्मल रिएक्शन एंड μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो अब नॉर्मल फोर्स कैसे निकाले, नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो अगर कोई बॉडी, मान लो बच्चों अगर कोई बॉडी किसी टेबल पे रेस्ट पोजीशन में है, मान लो ये कोई टेबल हो गई, ये कोई ये एक मार्कर है वो टेबल पे स्टेबल पोजीशन में है, तो इसका हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स लगेगा m इंटू जी इतना, एंड दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, दोनों की कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ये जो टेबल है वो इस मार्कर पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। एंड अगर दोनों वर्टिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम मीन्स वो ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं आ रहा, if both are in vertically equilibrium, then the magnitude of force acting in downward direction is the same as the force acting in upward direction. So यहाँ से हम लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे वेट फोर्स लिख सकते हैं, सो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू μs इंटू एन की जगह पे mg। यहाँ से हमें बच्चों फाइंड करना है μs, सो यहाँ से हम स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs को सब्जेक्ट बनाते हैं, सो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg इंटू R स्क्वायर। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs इज इक्वल टू K की वैल्यू है 9 क्रॉस 10 पावर 9, अगर दोनों को कहाँ पे रखा है, अगर दोनों चार्जेस को अगर हमने एयर में रखा है या तो वैक्यूम में रखा है। चलो Q की वैल्यू है 10 पावर -7 कूलम होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास 5 ग्राम, 5 ग्राम को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 kg। चलो ग्राम से किलोग्राम में ट्रांसफर हो गया, मल्टीप्लाई बाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई
आर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस 10 सेंटीमीटर। बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 10 सेंटीमीटर दोनों को सेपरेट किया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो म्यू एस इज इक्वल टू, यहाँ से हमें म्यू एस मिलेगा, कैल्सी कहाँ पे गया, चलो 9, ओके इसको करने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर को कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 4.9। चलो 9 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू 1.83, 1.8367 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, चलो यहाँ पे 9 है, ये 7 2 जा 14 हो जाएगा 9। सो यहाँ पे -5 होगा, ये ऊपर जाके +3 होगा। सो यहाँ से हम -2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -2 लिख सकते हैं। के 9 क्रॉस 10 पावर 9, 5 ग्राम मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 kg। जी होगा बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों के बीच का, ओके द प्रॉब्लम इज हियर, दोनों का स्क्वायर करना है हमें। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर है, फिर से करते हैं। सो 9.8 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.49। सो 9 डिवाइडेड बाई 0.49, 9 डिवाइडेड बाई 0.49 इज इक्वल टू 18.36, 18.367, ओके मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, चलो यहाँ पे 10 पावर माइनस, सो 10 पावर -2 बचेगा यहाँ पे। सो म्यू एस इज इक्वल टू, अगर हम 10 पावर -2 को रिमूव करें तो हमें इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने डिजिट तक? 2 डिजिट तक। सो यहाँ से हम लिख सकते 0.01837 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.184। क्या होगा? 0.184। देखो आप, अगर यहाँ पे हम आफ्टर डेसिमल पॉइंट ओनली 3 डिजिट कंसिडर करें तो 4 डिजिट 6 है विच इज मोर देन 5, तो थर्ड डिजिट 1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स एंड टेबल, the coefficient of static friction is my mistake, the coefficient of static friction between table and particle is near about 0.184। चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड MCQ। A sphere of mass 6.4 multiplied by 10 power -5 kg hang between two parallel plates as shown in figure। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 parallel plates हैं, दोनों parallel plates के बीच में हमने यहाँ पे एक पार्टिकल को क्या किया है, एक स्फीयर को जिसका मास 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 kg है, जिसको यहाँ पे हमने हैंग किया है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर सो दैट इट रिमेन्स हैंग। अगर ये इसको हमें यहाँ पे ही रखना है, डेट मीन्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रखना है, तो हमें इस स्फीयर पे से कितने नंबर ऑफ चार्जेस को या तो रिमूव करना पड़ेगा या तो उस पर ऐड करना पड़ेगा, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बच्चों एक बात सुनो यहाँ पे आप, हम यहाँ से इस पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें इस स्फीयर की
इक्विलिब्रियम पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कब मिलेगी? अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो अगर हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम यहां पे इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रखें, मान लो बच्चों इनिशियली ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना? एफ ही जितना। अब इसके पास कुछ मास भी है, तो मास की वजह से भी उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा कितना? वेट फोर्स जितना, mg जितना। ओके बच्चों, चलो सो यहां से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा निकालते हैं बच्चों? अगर हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो यहां से हम लिख सकते हैं F की जगह पे चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू M इंटू G। ओके, चलो अब बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू N टाइम्स E। सो यहां से हम N ही लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहां पे हमें पोटेंशियल गिवन है 1000 वोल्ट जितना, तो हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल लिखने की ट्राई करते हैं। सो V इज इक्वल टू ईडी, V इज इक्वल टू ईडी, सो E इज इक्वल टू V बाई डी, V बाई डी। फिर से एक बार, हमें पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन पता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आएगा बच्चों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू डी, बट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो आप यहाँ पे देखो, हमने E की जगह पे V बाई डी लिख लिया, M इंटू जी एज इट इज। हमें यहाँ से नंबर ऑफ N फाइंड करना है, सो N इज इक्वल टू mg इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई E इंटू V। सो N इज इक्वल टू m की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे चली गई? 6.4। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता है बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। जस्ट अ मिनट, ओके बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ मिस कर दिया था लिखने में। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर जितना हमें गिवन है। डैट मीन्स अब हमें डीबी पता चल गया। एन निकालते हैं, मास कहाँ पे गया? 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5 kg मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी है 2 सेंटीमीटर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाई E is a charge of electron or we can say proton 1.6 multiply by 10 power -19 coulomb multiply by volt 1000 वोल्ट लिख सकते हैं 10 पावर 3। ओके, चलो अब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे ना, विद द हेल्प ऑफ योर स्वीट कैल्सी, तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू 8। क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 8। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, इस न्यूमेरिकल में अब 8 मिला तो हम तो कंफ्यूज ना,
ऑप्शन नंबर ए में भी 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड ऐसा बोला है, सेकेंड ऑप्शन में 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड ऐसा बोला है। सो हमारा फिक्स, हमारा n इज इक्वल टू 8 तो आ गया, बट हाउ टू डिसाइड द फर्स्ट वन इज करेक्ट और सेकंड वन? थर्ड तो आ ही नहीं सकता, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, ऐसा तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव होना चाहिए या तो ऐड होना चाहिए। बट बच्चों आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से ध्यान से सुना, अगर इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तभी उस पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। ध्यान से सुनना, अगर इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तब ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज बना तभी उस पे mg के अपोजिट में फोर्स लग सकता है। सो अपोजिट mg को अपोज करता हुआ एक फोर्स लगना चाहिए था, ड्यू टू फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए mg के अपोजिट में फोर्स लगना जरूरी है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता तो ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज बन जाता, अगर वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता तो mg के डायरेक्शन में ही Fe भी लगता, तो दोनों तो डाउनवर्ड में चले जाते। अगर इसको यहाँ पे हैंग करके ही रखना है, दैट मीन्स उसको अगर इक्विलिब्रियम में ही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों हमें इस पे से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये जो स्फीयर है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगा, फोर्स लगा, जिसने इस वेट फोर्स को बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से दो प्लेट के बीच में अभी भी वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 kg मास का जो पार्टिकल है, स्फीयर है, वो हैंग कर रहा है, हैंगिंग पोजीशन में है। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड। हमारा n इज इक्वल टू 8 तो आंसर आ गया। अगर फर्स्ट वाला करेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो दोनों पे 4 डाउनवर्ड में लग जाते, इसका इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता। तो हमने क्या किया, 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, जिससे ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज बनता है तब उस पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट फोर्स mg। दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, अभी भी वो स्फीयर है वो दो प्लेट्स के बीच में, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, हैंगिंग पोजीशन में है। ओके बच्चों, चलो तो ये बात हो गई 3 MCQs की। चलो दूसरे भी MCQ देखते हैं। चलो फोर्थ नंबर का एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 है बच्चों, एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन एन अट्रैक्टिव फोर्स acting between 2 point like charges, 2 point like charges placed 0.2 meter apart, 0.2 मीटर अपार्ट इन एयर में दोनों को 0.2 मीटर डिस्टेंस पे रखा है।
if if a slab of thickness if a slab of thickness 0.08 meter 0.08 meter and dielectric constant capital K is placed between two charges, the attractive force between them become half. Then magnitude of K is capital K is blank. हमें K का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन मटेरियल. जो हमने स्लैब रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 2 एंड ऑप्शन नंबर डी 4. चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 4. चलो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है. An attractive force acting between 2 point-like charges placed at 0.2 meter apart. So distance between two charges is 0.2 meter in air. एयर में रखा है. सो अगर एयर में रखा है तो K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2. चलो अब एक स्लैब रखा है. सो यहां से हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब. स्लैब की थिकनेस है जिसको हम स्मॉल टी नाम दे देते हैं. स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.08 मीटर. वो भी हमें गिवन है. ओके हमने जो स्लैब रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है हमें, वो भी गिवन है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब इज इक्वल टू कैपिटल K. अब देखो जब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों चार्ज के बीच में हमने 0.08 मीटर जितनी थिकनेस वाला एंड के जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक मटेरियल रख दिया, एक स्लैब रख दिया. उसके बाद में पहले जो इनिशियली जो फोर्स लग रहा था एयर में वो फोर्स डिक्रीज होके हाफ हो गया. तो हमने जो मटेरियल रखा, जो स्लैब रखा, उस स्लैब के मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे? चलो मान लो बच्चों व्हेन both charges placed in air, जब दोनों चार्जेस को एयर में रखा है तब दोनों के बीच में एफ जितना फोर्स लग रहा है के, दोनों का चार्ज सेम है. सो KQ² डिवाइडेड बाई R². ओके दोनों के बीच का डिस्टेंस R है 0.2 मीटर. चलो इतना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में. चलो अब हमने क्या किया, when a slab of thickness small t and dielectric constant
capital K is placed between them, is placed between them, the new force F dash is equal to F by 2, हाफ हो जाता है, ऐसा हमें यहाँ पे बोला गया है। बट F डैश कितना होता है? सो F डैश होता है कि मीडियम सेम है, सो कि क्यू स्क्वायर, देखो बच्चों दोनों के बीच में पहले एयर मीडियम था, हमने उन दोनों के बीच में छोटा सा के जितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रख दिया। अभी भी दोनों के बीच में थोड़ा एयर मीडियम तो प्रेजेंट ही है, सो दोनों के बीच में एयर मीडियम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम के तो लिखेंगे स्मॉल के कांस्टेंट डिवाइडेड बाय। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम डिस्टेंस r नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का इफेक्टिव डिस्टेंस निकालना है। फिर से एक बार, जब दोनों एयर मीडियम में थे तब हमने दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर कर लिया, बट जब हम दोनों के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, कुछ थिकनेस वाला मटेरियल जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हमें दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा, और उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिस्टेंस। सो यहाँ पे हम इफेक्टिव डिस्टेंस आर ई डबल एफ लिख लें, इफेक्टिव डिस्टेंस इज आर एंड ई डबल एफ फॉर इफेक्टिव, सो आर इफेक्टिव होल स्क्वायर। अब आर इफेक्टिव कैसे निकालें? ध्यान से सुनना बच्चों, हम आर इफेक्टिव निकाल सकते हैं, पहले दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो लिखना पड़ेगा हमें। एयर में कितना था? आर, माइनस हमने कितनी थिकनेस वाला स्लैब रखा? टी जितनी थिकनेस वाला, प्लस टी एज इट इज, आर माइनस टी प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल के, वेर कैपिटल के इज द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो ये रहा बच्चों हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो एफ डैश इज इक्वल टू न्यू फोर्स, एफ डैश इज इक्वल टू, एफ डैश की जगह पे हम अब एफ बाई 2 लिख सकते हैं। सो एफ बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इफेक्टिव की जगह पे लिख सकते हैं आर माइनस टी प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ के, दोनों का स्क्वायर है, सो यहाँ पे हम पूरे का स्क्वायर कर लेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। चलो, या तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं। चलो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे है f बाई 2, f बाई 2। 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे है कैपिटल F। अब दोनों में जो के क्यू स्क्वायर है वो कैंसल आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं न्यूमेरेटर में। सो न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं, आई बार समझ में, ध्यान से सुनना, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। दोनों में के क्यू स्क्वायर कॉमन है, सो कैंसल आउट हो जाएगा। न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमेरेटर में। न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो कहाँ पे चला जाएगा? न्यूमेरेटर में। सो न्यूमेरेटर में हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवीजन में हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में आर माइनस टी प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ के होल स्क्वायर। ओके, चलो अब यहाँ से ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैंसल आउट एफ एफ। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1/2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस टी प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ के होल स्क्वायर।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों हम यहाँ पे। सो ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो आर माइनस टी प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ के, वेर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हमें ये स्क्वायर रिमूव करना है, ध्यान से सुनना, अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे इस स्क्वायर को रिमूव करना है तो हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। चलो स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट लेते हैं। सो आर माइनस टी प्लस टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के, स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 एंड आर स्क्वायर का हो जाएगा आर। अब बच्चों हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है आर। देखो दोनों को हमने कहां पे रखा है, फिर स्टार्टिंग में इनिशियली एयर में 0.2 मीटर पे। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.2 मीटर माइनस हमने जो स्लैब रखा उसकी थिकनेस क्या है, कहां पे चली गई, 0.08 मीटर, 0.08 मीटर प्लस टी की वैल्यू फिर से 0.08 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल के इज इक्वल टू, बच्चों √2 होता है 1.41, देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.4142, 1.4142, 1.4142। ओके चलो, एंड आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है 0.2 मीटर। 2 में से 0.08 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12 प्लस 0.08 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल के इज इक्वल टू 1.4142 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इज इक्वल 0.28284, 0.28284। इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। सो 0.08 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल के 0.28284 डिवाइडेड बाई 0.12। के को यहाँ से सब्जेक्ट बनाते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर चला जाएगा, सो 0.28284 डिवाइडेड बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई, ये भी आ गया, सो 0.08। सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल के इज इक्वल टू 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0.08 इज इक्वल टू 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3, 9.6। सो 0.28284 डिवाइडेड बाई 9.6, हमें आंसर मिला 0.0294625 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3, बिकॉज उसमें 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 था, न्यूमरेटर में जाके 3 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हम 3 डेसिमल को यहाँ से 3 रिमूव करना है, हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा 1 2 3। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ के इज इक्वल टू 29.625। हमें के फाइंड करना है, सो के इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर नॉट स्क्वायर रूट, स्क्वायर। सो 29
0.625 स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ऐसा तो कुछ है ही नहीं बच्चों, कुछ मिस्टेक हुई। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे कितनी गंदी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या कर दी, देखो हमने ये तो यहाँ पे एडिशन में था, तो दूसरी साइड पे जाके कहाँ पे चला जाएगा सब्ट्रैक्शन में। हमने डिवीज़न में ले लिया। सो 0.08 टाइम्स कैपिटल के इज इक्वल टू 0.28284। हाँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, सो डिवीजन में नहीं जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा। सो माइनस 0.12। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ के इज इक्वल टू 0.28284 माइनस 0.12 डिवाइडेड बाई 0.08। चलो अब करो। सो स्क्वायर रूट ऑफ के इज इक्वल टू 0.28284 माइनस 0.12 डिवाइडेड बाई 0.08। सो हमें आंसर मिला 2.0355। 2.0355। हमें यहाँ से के निकालना है, सो दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। सो इस पूरे का स्क्वायर 4.143 है यहाँ पे ऑप्शन, ये रहा 4 विच इज अप्रॉक्सीमेटली। सो के इज अप्रॉक्सीमेटली 4। सो यहाँ पे जो स्लैब रखा है उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कितना है बच्चों, 4 जितना है। ओके, चलो लिख लो फटाफट। चलो अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5। चलो एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क में, एमसीक्यू नंबर 5 आपके लिए होमवर्क में। चलो तो लिख लो पहले होमवर्क में आपके लिए एमसीक्यू नंबर 5 है। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, मैं बोल देता हूँ। 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल a। फिर से एक बार, 2 चार्जेस स्मॉल q1 एंड स्मॉल q2 आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस स्मॉल a। इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K and thickness small d is placed between them, then the force between them is blank। ऑप्शन नंबर ए, आपको यहाँ से ये आपको कैलकुलेट करके पीडीएफ बना के भेजना है हमें। सो ऑप्शन नंबर ए, के टाइम्स, सॉरी नॉट के टाइम्स, इस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a माइनस b होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, Q1 Q2 divided by 4 times epsilon naught into a plus b whole square। ऑप्शन नंबर सी, Q1 Q2 divided by 4 times epsilon naught into a minus b plus b into square root of k whole square। and option number D, Q1 Q2 divided by 4 times epsilon naught into a minus b plus b divided by square root of k
होल स्क्वायर। आपको देखना है कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो अब हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 6। चलो देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू इक्वल चार्जेस, द पोजीशन वेक्टर्स of two equal charges, 1 माइक्रोकूलम आर, दोनों की पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है। फर्स्ट वन है आई कैरेट प्लस 2 टाइम्स जे कैरेट प्लस 3 टाइम्स के कैरेट मीटर, एंड सेकेंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर गिवन है 4 आई कैरेट प्लस 5 टाइम्स जे कैरेट प्लस 6 टाइम के कैरेट मीटर रिस्पेक्टिवली। Then the force on particle 2 by particle 1 is blank न्यूटन। हमें ऑप्शन गिवन है, चलो ये वाला एमसीक्यू बच्चा थोड़ा लेंदी होगा। ऑप्शन गिवन है हमें 10 पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 1/√3 1/√3 चलो ऑप्शन बी गिवन है 10 पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ऑप्शन नंबर सी 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1/√3 1/√3 comma 1/√3, and option number D 10 power minus 9 3/√3 comma 3/√3 comma 3/√3। ओके बच्चों, चलो हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। चलो देखो क्या गिवन है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू इक्वल चार्जेस, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे गिवन है 1 माइक्रोकूलम आर। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर ये रहा, सेकंड का ये रहा। चलो सबसे पहले हम दोनों चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 10 पावर माइनस 6 कूलम, बिकॉज हमें यहाँ पे माइक्रोकूलम में गिवन है। फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर है R1 इज इक्वल टू, फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर R1 इज इक्वल टू आई कैरेट प्लस 2 टाइम्स जे कैरेट प्लस 3 टाइम्स के कैरेट। सेकंड चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2 इज इक्वल टू 4 आई कैरेट प्लस 5 जे कैरेट प्लस 6 के कैरेट मीटर्स। चलो हमें फाइंड करना था फोर्स, देन द फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाई पार्टिकल 1 इज ब्लैंक। फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल बाई फर्स्ट पार्टिकल हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू के Q1 Q2 बोथ आर सेम है, सो बोथ आर सेम, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो अब हमें पर्टिकुलर बोला गया है भाई सेकंड वाले पे फर्स्ट वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर की जगह पे मॉड्यूलस ऑफ R2 माइनस R1 पूरे का
क्यूब इंटू R2 माइनस R1। बच्चों जब हमने आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सिखाया था तब हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था और हमें यहाँ पे ये वाले एक्सप्रेशन को लेके चलना है। चलो तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सॉल्व करके मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, पहले हम R2 माइनस R1 सॉल्व करते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन 1, हमें इसको लेके चलना है, हमें इसको लेके चलना है। चलो सबसे पहले R2 माइनस R1 निकालते हैं। 4i कैरेट माइनस आई कैरेट, सो 3 टाइम्स आई कैरेट। देखो i माइनस आई, j माइनस जे, k माइनस के। सो 4i R2 माइनस R1, सो 4i माइनस i दैट इज 3i। 5j माइनस 2j प्लस 3 टाइम्स j। 6k कैरेट प्लस माइनस 3k कैरेट दैट मीन्स प्लस 3k कैरेट। और ये हमें मिला बच्चों मीटर में मिला। अब ये वेक्टर मिला, हमें वेक्टर मिला, वेक्टर की जगह पे ये लिख सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, हमें मैग्नीट्यूड जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई वाले के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जे वाले के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ के कैरेट। सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस जे वाला, सो वो भी 9, 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी के वाला 3 स्क्वायर 9। सो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 हमें मिला। ओके चलो बच्चों इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 क्रॉस 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू है 10 पावर माइनस 6 पूरे का स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 स्क्वायर रूट ऑफ 27 होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 कहाँ पे चला गया, ओके R2 माइनस R1 की जगह भी लिख सकते हैं 3i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। ओके चलो सो बच्चों अब हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 6 टू द 12, यहाँ पे 9 है सो 10 पावर माइनस 3 रह जाएगा, सो 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 27 का क्यूब मीन्स 27 मल्टीप्लाई बाई 27 सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 27 एंड ये वाला जो 27 है वो एज इट इज, फिर से एक बार स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्यूब मीन्स 20 स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 27 एज इट इज। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 3 टाइम्स आई कैरेट प्लस 3 टाइम जे कैरेट प्लस 3 टाइम के कैरेट। सो F21 इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ रह गया, क्या रह गया, डिनोमिनेटर पार्ट में ऐसा कुछ कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा बच्चों हमें,
चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, सो यहाँ पे हमारे पास रह गया इसका क्यूब। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई √27 इंटू 3i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। ओके, अगर हम बच्चों ध्यान से सुना, अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, सभी टर्म्स में से इस 3 को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, और वी कैन से फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल बाय फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 27 का बच्चों स्क्वायर रूट निकलता है 3। 27 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 3, है ना। नो 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 नो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। 27 का क्यूब, सो यहाँ पे 27, ओके, स्क्वायर दैट मीन 27 मल्टीप्लाई 27। बच्चों अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, अगर तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे सेकंड मेथड, अगर हम ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे 27 है, स्क्वायर रूट ऑफ 27 पूरे का क्यूब है। 27 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब पूरे का होल क्यूब। आई बात समझ में, 3 का क्यूब पूरे का होल क्यूब। सो यहां से 3 का स्क्वायर रूट डेट इज 3 का स्क्वायर 9। नो 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 नो, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो इसको, यही सही है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, यही सही है। 27 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27। ओके, सो 10⁻³ 3 एज इट इज है 9। ओके 3, यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाला। 10⁻³ नहीं है हमारे पास, है ना। जस्ट अ मिनट। ओके बच्चों देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इतनी गड़बड़ नहीं होगी। देखो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 3 जा 27 लिख सकते हैं। 9 3 जा 27, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 3 एंड √3 एज इट इज। चलो थोड़ा सिंपल हो गया कैलकुलेशन करने में। चलो इस पूरे का क्यूब है ना, इस पूरे का क्यूब है, सो यहाँ से हम लिख सकते 3√3 होल क्यूब। यहाँ से भी लिख सकते हैं, 9 को एज इट इज रखो, 9 को एज इट इज रखो। सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब करना है ना, 3 का क्यूब हो जाएगा 81। नो 27 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का क्यूब हो जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा √3 का क्यूब। चलो बच्चों इसको रखते हैं एज इट इज़, इसको एज इट इज़ रखते हैं। अब देखना ध्यान से,
सो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 27। अब बच्चों इसका क्यूब मीन्स √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 एंड ये √3 एज इट इज़ इंटू 3i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। बच्चों हम वहाँ से भी लिख सकते थे, √27 वाला भी लिख सकते थे, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता, हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 9 3 सो 3 3 9, 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू √3, 9 इंटू √3। यहाँ से हम लिख सकते 3i कैरेट प्लस 3j कैरेट प्लस 3k कैरेट। देखो बच्चों इस सभी टर्म्स में से 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3 3 9, सो वी कैन राइट 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 3 9, सो यहाँ से 3 रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाई √3 एज इट इज़ इंटू यहाँ पे रह जाएगा i कैरेट प्लस j कैरेट प्लस k कैरेट। बच्चों अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू i कैरेट डिवाइडेड बाई √3। देखो आप यहाँ पे √3 है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, प्लस j कैरेट डिवाइडेड बाई √3 ऐसा लिख लें, प्लस k कैरेट डिवाइडेड बाई √3। अगर बच्चों हमें ऐसा नहीं लिखना है तो हम i j k को कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम 1/√3 लिख सकते हैं। बीच में लिखना क्या है, हमें कॉमा के निशान लिखती हैं, सो कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ओके, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे तो ऐसा, ओके। और अगर हम दो वैल्यू लिखे, एक्स में कितनी है, वाई में कितनी है, जेड में कितनी है, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। ये 3 एज इट इज़, ये √3 अंदर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो 1/√3। यहाँ पे प्लस की साइन थी, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लाया ये इक्वेशन पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है, ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है। सो विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, तो आज हमने कुछ डायरेक्टली कांस्टेंट के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए, कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के कंसेप्ट बेस किए। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ कंसेप्ट बेस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तब तक ब्रेक लेते हैं, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।